सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बाल विकास विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से। इससे पहले मैंने आप लोगों को बाल विकास की अवस्थाओं के विषय में भी पढ़ाया था। बुद्धि टॉपिक को पूरा खत्म कर दिया है पढ़ा करके, तो इन वीडियोस को भी आप देखिए दोस्तों। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग को पढ़ाते हुए चल रही हूँ, ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। क्योंकि आप लोग जिस तरीके से सभी टॉपिक को पढ़ रहे हो, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी लगाते हुए चल रहे हैं, तो इससे आप लोग की जो तैयारी है वो बहुत बेहतर होगी। और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर लोगे, तो आप लोग का वो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हुए चलिए। इसीलिए मैं थियरी भी पढ़ा रही हूँ और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवा रही हूँ, ताकि आप लोग की तैयारी साथ साथ चलती रहे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस आप लोग के लिए बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक उसमें मैंने पढ़ा दिया था, तो जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो लोग प्लीज देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60 तक देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 61 से पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास का दोस्तों यहाँ पर मतलब है कि बच्चे के आवेग में परिवर्तन किस अवस्था में सबसे तेज होता है। यानी कि बच्चा कब एकाएक खुश होता है और एकाएक फिर वह दुखी हो जाता है, या फिर वो आश्चर्यचकित होता है। मतलब जो उसके संवेग होते हैं वो बदलते रहते हैं, कभी डर जाता है, कभी गुस्सा करता है। तो इस तरीके का संवेग किसी बच्चे के अंदर कब होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि जब बच्चा किशोरावस्था में होता है, दोस्तों जो किशोरावस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे के संवेग में बहुत ही तीव्र परिवर्तन होता है। अचानक से वो खुश हो जाएगा, अचानक से किसी बात पर दुखी हो जाएगा, या फिर एकाएक उसको बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता है। तो ये सब जो परिवर्तन होते हैं ये किशोरावस्था में होते हैं, क्योंकि किशोरावस्था जो होती है 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। केवल और केवल लड़कों के अंदर ही नहीं, लड़कियों के अंदर भी होते हैं। तो इस वजह से संवेग परिवर्तन बहुत ही तीव्र अवस्था में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था में संवेगों में परिवर्तन बहुत ही तीव्र अवस्था में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षिकाओं के लिए उपयोगी है या शिक्षकों के लिए उपयोगी है? इसका प्रयोग वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है, इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त कर सकता है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, या वह शिक्षक को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षिकाओं के लिए या शिक्षकों के लिए क्यों जरूरी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसकी सहायता से यानी कि मनोविज्ञान विषय की सहायता से हम अपने शिक्षण को और प्रभावी बना सकते हैं। और प्रभावी बनाने का तात्पर्य है कि हम अपने शिक्षण को, अपने पढ़ाने के तरीकों को, अगर हम एक विषय को पढ़ा रहे हैं तो उसको किस तरीके से पढ़ाना है कि सारे बच्चे क्लास में समझ जाएं, ये हमें मनोविज्ञान सिखाता है। इसीलिए मनोविज्ञान, चाहे कोई भी डिग्री चाहे आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स करके आए हो, तो आप यहाँ पर जो मनोविज्ञान विषय है इसीलिए आपके सिलेबस में होता है, ताकि आप लोग अपने पढ़ाई के तरीके को और प्रभावी बना सके। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, जेम्स का, रेबनी का या वॉटसन का? दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन है वॉटसन का। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान क्यों जरूरी है? इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, शिक्षक मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, यानी कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है कि टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान आना ही चाहिए, इसके अलावा शिक्षण सफल होता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये चारों ही ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं सही है, लेकिन हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए इसमें से, जो बिल्कुल प्रभावी हो। तो जो शिक्षण मनोविज्ञान है इसमें हम लोग
अधिगम चैप्टर पढ़ेंगे सीखना, और उसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना सीखने का सिद्धांत दिया है, चाहे स्किनर का सिद्धांत हो, चाहे थॉर्नडाइक का हो, चाहे कोहलर का हो। तो ये सभी क्या है, ये सब सीखने के सिद्धांत या सीखने के नियम जो इन्होंने बताए हैं, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जितने भी नियम इन्होंने बताए हैं, ये सब इन्हें ही हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान में नियम कहते हैं। तो कहीं न कहीं जो शिक्षण हो वो मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुसार हो, इसीलिए मनोविज्ञान पढ़ना शिक्षकों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी जो है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल हो, इसीलिए हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं, ताकि बच्चों को जाकर के हम इसी के अकॉर्डिंग वहां पर सब्जेक्ट को पढ़ा पाएं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है बालक की आनुवांशिक संरचना द्वारा, बालक की आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा, बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता, या विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के निर्धारक कार्य करते हैं। दोस्तों, बाल विकास का निर्धारण होता है बालक की आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो जो बाल विकास का निर्धारण होता है, यह बालक की आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बालक का विकास होता है, एक बालक पहले शैशवावस्था में होता है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है। तो इसके जब बच्चा जन्म लेता है तो वह कुछ अपने माता-पिता के गुण उसको मिलते हैं आनुवांशिक तौर पर, और वह अपने आस-पास, अपने आस-पड़ोस, परिवार, स्कूल से जो चीजें सीखता है, खेल के मैदान जहां पर भी वो जाता है, जो वहां से सीखता है, तो उसकी जो आनुवांशिक गुण है और जो वातावरण से वह सीखता है, इन दोनों की जटिल संरचना होती है बाल विकास के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि जो बच्चे का व्यवहार होगा वो उसके आनुवांशिक गुणों और जो वातावरण से वह सीखता है, दोनों को मिला करके ही उसका व्यवहार बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 1 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष तक, या 12 से 18 वर्ष तक। दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, बालक के विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। मैकडूगल ने ही बताया था कि 14 संवेग होते हैं और इन्हीं 14 संवेगों से 14 मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है, और मैकडूगल के 14 संवेग और उनसे बने हुए 14 मूल प्रवृत्तियां, इनके बारे में मैंने डिटेल में बताया है आप लोग को। मैकडूगल पूरा ये एक वीडियो में मैंने बताया है मैकडूगल के सभी संवेगों के विषय में, और इन संवेगों से जो मूल प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं उनके विषय में बताया है। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज उस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मनोविज्ञान के वो जो वीडियो है पूरा मैकडूगल का, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है और ट्रिक के माध्यम से बताया है, आसानी से आप लर्न भी कर लेंगे, क्योंकि 14 के 14 संवेग आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो मूल प्रवृत्ति आप जहां पर भी देखोगे, आपको मैं एक चीज और बता दूं, जहां पर भी आप मैकडूगल को देखोगे वहां पर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, क्योंकि ये किसने दिया था? मैकडूगल ने। तो मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल, तुरंत आपको याद आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के बाल मनोविज्ञान में या बाल विकास में। तो आप लोग प्लीज मैकडूगल के 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियों के विषय में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, समाजीकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन किसका है? मैकाइबर का है, टीकीनन का है, डीवी का है, या रॉस का है? दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मैकाइबर का कथन है कि समाजीकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यानी कि जो व्यक्ति होता है वह समाज में आकर के ही सीखता है, यानी कि वह अपने अंदर गुणों का विकास करता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति समाज में नहीं आएगा तब तक वह सामाजिक गुणों को सीख नहीं पाएगा। यानी कि सहयोग करना किसे कहते हैं, ईमानदारी, सच बोलना, ये सब हम कहाँ प्रयोग करते हैं? तो ये सब जब समाज रहेगा तभी तो हम इन चीजों का प्रयोग कर पाएंगे। तो यह किसने कहा है? मैकाइबर ने कहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, ये जो साइकोलॉजी शब्द है
यह किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से, फ्रांसीसी भाषा से, लैटिन भाषा से या यूनानी भाषा से? दोस्तों, जो साइकोलॉजी शब्द है यह लिया गया है लैटिन भाषा से, तो ऑप्शन बी जो है लैटिन भाषा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अर्थ होता है साइकोलॉजी का लैटिन भाषा में आत्मा का अध्ययन करना, तो यह इसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, वर्तमान में मनोविज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? अभी प्रेजेंट टाइम में क्या अर्थ है? व्यवहार का अध्ययन, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या शरीर का अध्ययन? तो दोस्तों, राइट आंसर आप सभी को पता है कि मनोविज्ञान में हम बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक बार जब हम व्यवहार समझ जाएंगे, बच्चे के इंटरेस्ट किन किन विषयों में है, क्या क्या वह पढ़ना चाहता है, तो आसानी से हम समझ जाते हैं कि किस मेथड से बच्चे को पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना उसे आसान पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्न में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? मन, व्यवहार, आत्मा या ये सभी? तो दोस्तों, वर्तमान में मनोविज्ञान को हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। अभी आपने यहाँ ऊपर देखा है कि वर्तमान में मनोविज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? व्यवहार का अध्ययन, तो बस यही यहाँ पर भी वर्तमान लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 71 में भी वर्तमान लिखा हुआ है, तो वर्तमान समय में हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करते हैं हम बच्चों के किसमें? मनोविज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 72 है, बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या उपयुक्त सभी? तो बाह्य वातावरण के अंतर्गत दोस्तों, चाहे भौतिक परिस्थिति हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, ये सभी बाह्य वातावरण के अंतर्गत ही आते हैं, तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो आज की शिक्षा है, जो शिक्षा हम दे रहे हैं वह किस पर केंद्रित है? बाल केंद्रित शिक्षा आज हम दे रहे हैं बच्चों को, यानी कि बच्चों की रुचियों के अनुरूप, बच्चों की क्षमताओं के अनुरूप हमें उन्हें सिखाना है। हमें उन्हें उनके ऊपर थोपना नहीं है किताबों को या कोर्सेज को, बल्कि उनके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है। तो जो आज की शिक्षा है वह बाल केंद्रित है, और जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका भी केंद्र कौन है? बालक को ध्यान में रख करके ही सारे नियम बनाए गए हैं, सारे सिद्धांत दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए जो है बालक, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, वृद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक या इनमें से कोई नहीं? तो वृद्धि और विकास यह है एक दूसरे के पूरक, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 ऑलरेडी मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ और ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था की सबसे मोस्ट जितना भी इसको हम कहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह परिभाषा है, और यह किसने दी है? स्किनर ने दी है, रॉस ने दी है, स्टैनले हॉल ने दी है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, किशोरावस्था बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कहा है स्टैनले हॉल ने, और इन्होंने किशोरावस्था के विषय में बहुत ही डिटेल में अध्ययन किया था और तब इन्होंने यह परिभाषा दी थी। तो आप लोग इनकी इस परिभाषा को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है यूपी टेट के। क्वेश्चन नंबर 76 है, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स ड्रेवर, रॉबर्ट रिचर्डसन, सीयर्स, क्लॉर्क हल या मैकडूगल? दोस्तों, विकास के अधिगम सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था रॉबर्ट रिचर्डसन ने, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है? सामुदायिक भावना का विकास, पाठ्यक्रम, पाठ्येतर पाठ्यांतर कार्यक्रम या अनुशासन? दोस्तों, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण सबसे ज्यादा निर्भर करता है सामुदायिक भावना का विकास, यानी कि समाजीकरण जो है बच्चे के अंदर तभी आता है जब वह स्कूल में आता है, धीरे धीरे उसके दोस्त बनते हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ग्रुप बनते हैं और वो लोग साथ में पूरा दिन रहते हैं, एक साथ लंच करते हैं,
खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर सामुदायिक भावना का विकास होता है उन बच्चों के अंदर, यानी कि सहयोग की भावना आती है, एक-दूसरे की मदद करना है, इसके अलावा हमेशा सच बोलना है, अपना काम सही समय पर करना है, ये सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं स्कूल में आके, तो सामुदायिक भावना का क्या होता है, विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? उसे व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराना होगा, उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत नहीं करना होगा, उसके नकारात्मक व्यवहार के प्रति दंडित करना होगा उसको, या उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्राओं का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, अगर आपके सामने कोई ऐसा बच्चा आता है जो संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वह समस्यात्मक बालक है, चोरी करता है, स्कूल समय से नहीं आता है, या फिर वह किसी को कुछ भी बोल देता है, उसको ये समझ नहीं है कि हमसे बड़ा कौन है, हमसे छोटा कौन है, किससे किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। तो अगर इस तरीके का बच्चा आता है जो संवेगात्मक रूप से असंतुलित है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उसे उसके व्यवहारिक त्रुटि का क्या कराना होगा? आपको ज्ञान कराना होगा। अगर आप संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अगर वह आपसे भी अच्छे से पेश नहीं आ रहा है, आपसे भी सही से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आपको उसके व्यवहार को स्वीकार नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने उसके व्यवहार को स्वीकार कर लिया, तो आप तो शिक्षक हैं, वह अपने घर में अपने माता-पिता से नहीं डर रहा है, अपने भाई-बहनों से नहीं डर रहा है, तो वह स्कूल में आकर के अगर आपके साथ भी दुर्व्यवहार करता है या आपसे भी नहीं सही से व्यवहार करता है, तो सबसे पहले आपको उसके व्यवहार को नहीं स्वीकार करना है। जब आप उसके व्यवहार को नहीं स्वीकार करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे वह अपनी गलती को समझेगा कि वाक़ई मैं अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए सब लोग मुझे डाँटते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके साथ बच्चे ने इस तरीके से व्यवहार किया, तो आपको उसके व्यवहार को इस तरीके से स्वीकार ही नहीं करना है, फिर उसे उसकी गलती का एहसास कराना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, उसके त्रुटियुक्त व्यवहार को, यानी कि जो वह गलती कर रहा है, जो गलतीवश वह आपको इस तरीके से बोल रहा है या संवेगात्मक रूप से असंतुलित होने के कारण ऐसा बोल रहा है, तो आपको उसके व्यवहार को स्वीकृत नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया। संवेगों के आधार पर जीवन में दुख, दर्द, प्रसन्नता के क्षणों का एहसास, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु आक्रामकता या सुनियोजित नियंत्रण, ताकि संवेग प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप ना करे। तो दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है कि संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया। यहाँ पर कहा गया है कि आपने कोई घटना ऐसी देख ली है, मान लीजिए आपने भूकंप देखा, बाढ़ देखा, या कोई ऐसी घटना देख ली जिससे आपके मन में बहुत सारे विचार उठ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस परिस्थिति में आपको ढलने की कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप को ढालने की कोशिश करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, आपको सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया, आपको अपने, अगर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपनी, या किसी को अपनी बात बता रहे हैं, तो समाज के नियमों के अकॉर्डिंग ही आपको बताना है, सामाजिक नियमों के दायरे में रह करके ही आपको अपनी बात किसी से कहनी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु आप क्या करेंगे? उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, या स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे? तो सबसे अच्छा है कि बच्चे आपका अनुकरण कर रहे हैं, तो आप जो काम करोगे आपको देख करके ही बच्चे करेंगे, तो स्वयं आप श्रम वाला काम करोगे। जब आपको बच्चे करते हुए देखेंगे, तो वह उस कार्य के प्रति क्या होंगे? आकर्षित होंगे। तो इसीलिए आप अगर किसी भी चीज के महत्व के बारे में बच्चों को समझाना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका प्रैक्टिकल करके बच्चों को दिखाना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी जो है, स्वयं श्रम करके आप क्या करेंगे? बच्चों को वह करने के लिए प्रेरित करेंगे उस कार्य को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? मानव व्यवहार का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिक, पर्यावरण, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चाहे मानव व्यवहार का विकास हो, चाहे बाल विकास हो, या बच्चे का विकास हो, तो बच्चे के विकास में उसके माता पिता के गुण भी बच्चे के अंदर होते हैं, यानी कि आनुवांशिक गुण भी,
और पर्यावरण यानी कि उसके आसपास का, उसके चारों तरफ का वातावरण, चाहे उसका स्कूल हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे आस पड़ोस के लोग हों, परिवार हो, ये सभी क्या उसका पर्यावरण है। तो माता पिता के गुण और पर्यावरण दोनों मिल करके ही बालक का या किसी भी मानव के व्यवहार का विकास करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है दोनों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है? अभिवृद्धि, परिपक्वन, विकास या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 83 है, बाल व्यवहार में परिवर्तन का कारण है? प्राथमिक रूप से परिपक्वता, केवल परिपक्वता ही, अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा, या केवल अधिगम? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है कि अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा ही क्या होती है? बाल व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो बाल व्यवहार, बालक के व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है? जब बच्चा सीखता है, स्कूल में जाता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब बच्चा सीखता है तो वह परिपक्व भी होता जाता है धीरे धीरे। तो अधिगम एवं परिपक्वता इन दोनों की उचित मात्रा ही क्या होती है? किसी भी बालक के व्यवहार में परिवर्तन का प्रमुख कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है? पूर्ण रूपेण उसके वंशानुक्रम की संरचना पर, प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है, प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभावों पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से मुक्त होती हैं, सीमाओं से युक्त होती हैं, इसके अलावा वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनिश्चित प्रभावों पर। राइट आंसर है दोस्तों कि प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है। तो बालक के शारीरिक विकास की दर जो होती है, जो उसके शरीर का विकास, अक्सर आप देखते हो जिन बच्चों के माता पिता लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, या जिनके माता पिता की हाइट कम होती है उनके बच्चे भी कम हाइट के होते हैं। ये हमेशा नहीं, ऐसा मैं कह रही हूँ, अक्सर आप देखते होंगे अपने आसपास, ऐसा अक्सर होता होगा। तो कहीं ना कहीं जो बालक का शारीरिक विकास होता है उसके माता पिता के जीन्स पर या उसके माता पिता के लंबाई के ऊपर निर्भर होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो इसलिए जो प्राथमिक रूप से जो वंशानुक्रम की संरचना होती है वह क्या होती है? बालक के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है, और काफी हद तक पर्यावरण भी होता है, लेकिन जो प्राथमिक रूप से होता है वह कौन होता है? वंशानुक्रम होता है, किसी भी बच्चे के शारीरिक विकास के लिए उत्तरदायी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज की आवश्यकता अधिक है? विद्यालय में खेल का मैदान हो, अध्यापकों के लिए उचित व्यवस्था हो, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, या विद्यालय के कक्ष उचित हो? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो। अगर बच्चों का विकास करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो। अगर मान लीजिए विद्यालय में खेल का मैदान मान लीजिए बड़ा नहीं है तो भी बच्चों के आसपास घर के कहीं ना कहीं वो खेल लेंगे, लेकिन अगर अच्छा पुस्तकालय नहीं है तो बच्चे पुस्तकालय कहाँ ढूंढने जाएंगे? इसीलिए स्कूल में पुस्तकालय का होना बहुत जरूरी है, और पुस्तकालय को क्या कहा गया है? विद्यालय का हृदय कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू ना किया जाए, छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन नियम लागू किया जाए, या छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए। तो आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। यह बिल्कुल राइट आंसर है कि बालक और बालिकाओं की जो विकास और वृद्धि है उसका मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। इसीलिए हम मापन और मूल्यांकन पढ़ते हैं, क्योंकि मापन और मूल्यांकन के द्वारा हम यह जान पाते हैं कि बच्चों के व्यवहार का भी हमें अध्ययन करना है, बच्चों के व्यवहार का भी मूल्यांकन करना है, उनके भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इसके अलावा संवेगात्मक पक्ष, इन सभी के विषय में हमें अध्ययन करना है, या इन सभी का मूल्यांकन हमें बच्चे का करना है। तो इसके लिए हमें बच्चे के व्यवहार का भी अध्ययन करना होगा। तो बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, यह आजकल की शिक्षा में बिल्कुल प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम है उस अनुभव का जो उसे प्राप्त होते हैं, उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवंशिक कारणों के योगफल का,
उस पर पड़ने वाले सामाजिक दबावों का या उसे अभिवृद्धि में सहायक अवसरों की प्राप्ति का। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवंशिक कारणों के योगफल का। एक बालक जिस भी समय वह जो भी विकास प्रकट करता है या जितना भी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से उसका विकास हुआ है, यह दो बातों पर निर्भर करता है। पहली है आनुवंशिकता और दूसरी है उसका वातावरण। तो वातावरण आनुवंशिक कारण दोनों का योगफल होता है जो बच्चे का विकास डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, बालक का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली संस्था क्या है? घर, मंदिर, विद्यालय, मित्र मंडली। आप सभी को पता है इसका आंसर कि बालक का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली संस्था कौन होती है। तो बालक का जन्म होता है, उसके परिवार में माता पिता, उसके दादी बाबा, उसका जो ज्वाइंट फैमिली है तो सभी लोग होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं ज्वाइंट फैमिली ही मान के चल रही हूँ, तो सभी लोग होते हैं उसके परिवार में। तो जो घर होता है वह सबसे पहले बच्चे को सामाजिकरण सिखाता है। तो ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा और बच्चा वहीं से सीखता है कि कौन माता है, कौन पिता है, कौन दादी है, बाबा। धीरे धीरे बच्चा सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वह घर से ही प्रारंभ करता है सीखना। तो इसीलिए यह समाजीकरण करने वाली बालक की सबसे पहली संस्था है। क्वेश्चन नंबर 89 है, किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है? स्किनर ने, मन ने, बोरिंग ने या वुडवर्थ ने? तो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन डी, वुडवर्थ ने। यह कथन है वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? 1935 में, 1854 में, 1916 में या 1925 में? तो राइट आंसर है 1916 में। तो इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन आज भी आप लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आए हमसे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप आसानी से सभी विषयों को देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों आप लोग के सभी विषयों की तैयारी धीरे धीरे हम स्टार्ट करा रहे हैं ताकि आप लोगों की सभी विषयों की तैयारी अच्छी हो जाए, आप लोग यूपी टेट भी बहुत अच्छे नंबरों से पास करें और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस बनाते हैं हम उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करके ही जाइएगा और अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां पर प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।